ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि ईटीएफ ट्रेडिंग में कितने तरह के चार्जेज लगते हैं और कितने चार्ज लगते हैं टोटल अमाउंट में। तो सबसे पहले यहाँ एक लिस्ट ऑफ चार्जेज दे रखी है कि जब आप ईटीएफ ट्रेडिंग करते हो तो एक ब्रोकरेज लगता है, एक एनएसई या बीएसई एक्सचेंज का चार्ज लगता है, एक सेबी अपना चार्ज लेती है। सेबी के इनके चार्ज लेने के बाद गवर्नमेंट अपना जीएसटी ले लेती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का स्टाम्प ड्यूटी लग जाता है, फिर एक स्पेशल टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी लग जाता है, फिर डीपी चार्जेज लग जाते हैं जब सेल करते हैं और एएमसी चार्जेज लगते हैं। कुल इतने चार्जेज लगते हैं जब आप एक स्टॉक को ईटीएफ को बाई और सेल करते हो कंप्लीट ट्रांजैक्शन। इनमें से तीन चार्जेज ब्रोकरेज चार्जेज, डीपी चार्जेज और एएमसी चार्जेज को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था जब हमने डिस्कस किया था कि बेस्ट ब्रोकर को किस तरह से सेलेक्ट करें, क्योंकि किसी ब्रोकर को सेलेक्ट करने में ये तीन चीज़ वेरी कर सकती है। पर ये जो बाकी जो चार्जेज है वो किसी ब्रोकर पे डिपेंड नहीं करते, वो यूनिवर्सल है। आप किस तरह का एसेट क्लास बाई या सेल कर रहे हो उस पर डिपेंड करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि ईटीएफ में ये किस तरह से एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम ईटीएफ को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक इक्विटी ईटीएफ और एक डेब्ट ईटीएफ। इक्विटी ईटीएफ का मतलब इक्विटी वाली ईटीएफ, पर डेब्ट में हमने डेब्ट ईटीएफ को भी रखा है, साथ में गोल्ड ईटीएफ को, सिल्वर ईटीएफ को और कुछ इंटरनेशनल ईटीएफ्स भी होती है। यानी जो रूल्स डेब्ट ईटीएफ के लिए एप्लीकेबल होते हैं वही रूल गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और इंटरनेशनल ईटीएफ के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो हम इन्हें एक कैटेगरी में, तो जब नेक्स्ट टाइम मैं आपको डेब्ट ईटीएफ के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो आप समझिए कि गोल्ड, सिल्वर और इंटरनेशनल ईटीएफ में भी उसी तरह के चार्जेज होंगे, राइट। तो एक एक चार्जेज को हम चार्ज हम डिस्कस करते हैं। एनएससी का चार्ज है ना, बीएससी का चार्ज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप एनएससी वाले से समझ लिए। तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेज है ना, कि सबसे पहले ब्रोकर ने अपना चार्जेज ले लिया ब्रोकरेज, फिर एनएससी कहता है कि भाई हमारे एक्सचेंज के जरिए चेंज ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके चार्जेज। तो एनएससी का जो चार्जेज लगता है वो है 0.0325%। ये कितना है ये समझने के लिए सिंपल सा है कि 1 लाख के ट्रांजेक्शन पे 3.25 रुपीज का टैक्स लगता है। यानी बहुत कम है, इतना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये दोनों साइड में लगता है, जब आप बाई करते हो तो बाई वैल्यू पे लगता है, जब आप सेल करते हो तो सेल वैल्यू पे लगता है। सेकंड जो चार्जेज है वो सेबी चार्ज है, जिसको बोला जाता है सेबी टर्न और फीस। ये इक्विटी और डेब्ट में डिफरेंट डिफरेंट है। इक्विटी में ये है 0.001% और डेब्ट में है ये 0.00025%। यानी अगर हम समझे तो ये है कि अगर आप 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन करते हो तो इक्विटी में आपके लगेंगे 10 रुपीज और डेब्ट में आपके लगेंगे 2.5 रुपीज। तो आप देख सकते हो ये भी बहुत कम चार्जेज है। 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे आपके 10 रुपीज का चार्ज लगता है और ये बाई और सेल दोनों साइड में एप्लीकेबल होता है। चार्जेज आ जाता है जीएसटी, जो 18% एप्लीकेबल है। किस पे लगता है जीएसटी ये आप समझिए। जितना आपने ब्रोकरेज दिया है, जितना एनएससी का चार्ज था, जितना सेबी का चार्ज था, तीनों चार्जेस को ऐड कर लो और जो जितना चार्ज बन रहा है उस पे 18%, यानी एक तरह का सर्विस टैक्स है। क्योंकि इन्होंने सर्विस फीस ली आपसे ब्रोकरेज, एनएससी ने भी आपसे सर्विस फीस ली, सेबी ने भी आपसे एक तरह की सर्विस फीस ली। तो उस सर्विस फीस पे जो चार्ज हुआ वो हो गया जीएसटी 18%, राइट। अब आप देख सकते हो कि हमने अभी डिस्कस किया था ब्रोकरेज नॉर्मली हम जीरो कंसिडर करते हैं, एनएससी और सेबी के चार्जेस भी बहुत कम होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्जेस भी कम ही नेक्स्ट लगता है स्टाम्प ड्यूटी। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जमीन खरीदते हो तो स्टेट गवर्नमेंट का एक स्टैम्प बनता है और उस पर एक स्टाम्प ड्यूटी लगती है। अब डीमेट में आपके स्टॉक्स ईटीएफ डिजिटल है, फिर भी उन पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है। पहले अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग थी और अब अप्रैल 2020 से एक फिक्स रेट है जो है 0.015%। किस पे? इक्विटी पे। और डेब्ट पे कितनी है? 0.001%। ये केवल और केवल बाई साइड पे लगती है, जब आप बाई करते हो। ईटीएफ को जब सेल करते हो तब कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, ये बायर को पे करनी है। स्पेशल टाइप का टैक्स है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके बारे में खूब सारे भ्रम है कि लोग कह रहे हैं कि ईटीएफ पे जो एसटीटी लगता है वो 0.1% लगता है, राइट। और एसटीटी कब लगता है? केवल सेल साइड पे। क्या ये सही है? तो नहीं। ईटीएफ पे जो एसटीटी लगता है वो है 0.001%। कन्फ्यूजन क्यों है? दरअसल जब आप
सेबी की सॉरी एनएसई की साइट पे ये चार्जेस देखोगे तो आपको लगेगा कि भई हम जो ईटीएफ बाय या सेल कर रहे हैं वो एक इक्विटी शेयर है। रियल में ईटीएफ इक्विटी शेयर नहीं, इक्विटी फंड है। तो इसमें म्यूचुअल फंड की तरह टैक्स से एप्लीकेबल होगा। तो बाई साइड में जो टैक्स है वो नील है। सेल साइड में जो लगता है इक्विटी पे वो 0.01% लगता है। और डेब्ट की बात करें तो डेब्ट ईटीएफ पे बाई और सेल दोनों साइड में ही कोई एप्लीकेबल एसटीटी नहीं है। यानी डेब्ट का मतलब हो गया आपके गोल्ड और इंटरनेशनल ईटीएफ भी इसमें इंक्लूड है, राइट? तो सेल साइड में आपको केवल 0.001% देना है। और ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है ज़्यादा लोगों को कि भाई आप जैसे जीरोधा का या किसी का भी आप ब्रोकर का कैलकुलेटर यूज करते हो तो वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ईटीएफ का। तो वो ब्रोकर आपको इक्विटी के लिए देता है और वहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे इस पे, तो वो टैक्सेस इसमें नहीं लगते, राइट? हम एक एग्जाम्पल से भी इस चीज़ को कवर करेंगे कि कितने टैक्सेस एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि मान लो आपने कोई 10,000 की ईटीएफ खरीदी और उसे 11,000 में बेच दी तो आपको कितना चार्ज लगा? सबसे पहले आपको ब्रोकरेज लगेगा जीरो। रियल में जीरो ब्रोकरेज नहीं होता, 0.01 रुपीज होता है, यानी 1 पैसा होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्विस फ्री में नहीं दी जा सकती, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है, तो ये पैसा लगता है। फिर इसमें एनएससी चार्ज क्या लगा? एनएससी बाई और सेल दोनों टोटल जोड़ लो 21,000 पे लगा है, वो 0.7 यानी 17 पैसा। सेबी का कितना चार्ज लगा? तो 0.02 यानी 2 पैसा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो बन जाते हैं 73 पैसा। इस 73 पैसा पे गवर्नमेंट 18% जीएसटी लेती है, जो हो जाती है 13%। अगर मैं स्टाम्प ड्यूटी की बात करूं तो स्टाम्प ड्यूटी केवल बाई साइड में लगती है, तो 10,000 पे स्टाम्प ड्यूटी 0.15% लगी तो वो बन गई 1.5 रुपीज। अभी राउंड ऑफ होता है, जैसे मान लो यहाँ 1.49 होता तो ये 1 रुपीज हो जाती, 1.5 होने की वजह से ये राउंड ऑफ होके 2 रुपीज हो गई, है ना? तो नियरेस्ट 1 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगी, नीचे या ऊपर कहीं भी हो सकती है। फिर बात आई एसटीटी चार्ज। तो यहाँ पे एसटीटी चार्ज जो है आपका सेल साइड में 11,000 पे लगा और वो हो गया था 0.11 यानी 11 पैसा। अगर आप किसी ब्रोकर अकाउंट में इसे कैलकुलेट करोगे तो ये शायद आपको 21 रुपये बता देगा, बाई और सेल दोनों का, क्योंकि इसे स्ट्रोक में लगता है। अब डीपी चार्जेस, मेरे पास दो अलग अलग ब्रोकर अकाउंट है, उनके डीपी चार्जेज मैं बता रहा हूँ। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही ये आपको किसी ब्रोकर का प्रमोशन है ना। तो मेरे यहाँ डिस्क्रिप्शन में किसी ब्रोकर का कोई लिंक नहीं मिलेगा। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। तो जीरोधा में 15.93 लगता है, जिसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, क्योंकि डीपी चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, कोई भी सर्विस दे रहे हो उस पे। और मेरे सुनने वाले पे 10.62 रुपीज़ लगता है। तो इस हिसाब से मुझे टोटल चार्जेस जो बने, अगर आप जीरोधा यूज़ कर रहे हो तो 18.9, अगर आप फिनविसिया का सुनने यूज़ कर रहे हो तो 13.59 ये चार्जेज लगेगा, राइट? तो अगर आप ऑलरेडी जीरोधा में, तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप ये स्विच करो केवल 5 रुपए के लिए, है ना? ऑलरेडी जीरोधा सही है, आपकी इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है और आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी ब्रोकर है वो आपके 3 ही चार्जेस चेंज करा सकता है, ब्रोकरेज, डीपी चार्जेस और एएमसी। बाकी ये सारे चार्जेस फिक्स है, लगेंगे ही, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर नहीं किया था, क्योंकि ब्रोकर चूज करने में इन चार्जेस का कोई रोल नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब आपको समझ में, अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ईटीएफ में किस तरह का चार्ज लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डाटा को मल्टीपल सोर्स से वेरीफाई करना पड़ता है कि कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। Thanks, subscribe our channel.